हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो आज हम डिटेल में करेंगे इस टॉपिक को और साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है सरफेस इज फ्री फ्रॉम all microorganism, their vegetative form and spores, their vegetative form and spores also। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सरफेस है वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल फ्री है, वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ना कोई वेजिटेटिव फॉर्म है और ना ही उनके स्पोर प्रेजेंट है। लेकिन डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि the surface is there is removal, killing or reducing the growth of microorganism. We are killing, reducing, removing microorganism। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो गए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं सरफेस से, लेकिन उनके जो वेजिटेटिव फॉर्म है और जो स्पोर्स है दे आर नाउ प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो जो डिसइंफेक्शन होता है वहां पे क्या होता है, जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं डिसइंफेक्शन से, लेकिन उनकी जो वेजिटेटिव फॉर्म होती है और उनके जो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो स्टेरिलाइजेशन होती है वहां पे जो सरफेस होता है वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट नहीं होता, ना कोई वेजिटेटिव फॉर्म आपको मिलेगी, ना वहां पे आपको कोई स्पोर मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं डिसइंफेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके जो स्पोर्स हैं उनकी जो वेजिटेटिव फॉर्म है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगी। तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के। तो सबसे पहले मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जो स्टेरिलाइजेशन के मेथड होते हैं दैट इज फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में हमारा आता है हीट, सनलाइट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हीट जो है उसमें ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट आएगा। हमारा दो तरह की हीट होती है। ड्राई हीट में कौन कौन से मेथड होते हैं? रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिरेशन एंड हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट में हम तीन तरह से डिस्कस करेंगे। मॉइस्ट हीट से किस तरह से स्टेरिलाइजेशन होती है? टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल द पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे होता है? ड्यूरिंग बॉइलिंग और स्टीमिंग। टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री सेल्सियस इन द ऑटोक्लेव। तो मॉइस्ट हीट कहाँ कहाँ पे स्टेरिलाइजेशन में यूज होती है और ड्राई हीट कहाँ कहाँ यूज होती है, ये डिटेल में हम सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं हमारे स्टेरिलाइजेशन के। यहाँ पे यूज करते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फिनॉल्स, हैलोजेंस एंड द आयोनाइजिंग एजेंट्स। ये हमारे केमिकल मेथड होते हैं और इनको भी सबको हम क्या करेंगे, वन बाय वन है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल मेथड डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल मेथड में हमारा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सनलाइट। तो जो सनलाइट होती है वो नेचुरल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का। अल्ट्रावायलेट रेज होती है सनलाइट्स में, दे एक्ट जर्मीसाइडल एंड बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है उनका। तो जर्मीसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट की वजह से दे कॉज स्टेरिलाइजेशन इन द रिवर, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। जैसे कि जो रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, वहां पे डायरेक्ट अगर सनलाइट आ रही है तो वहां पे नेचुरल वे में जो स्टेरिलाइजेशन है वो अपने आप हो जाती है, क्योंकि जो नेचुरल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, जो सनलाइट होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट होती है और उनका क्या इफेक्ट होता है? जर्मीसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। तो सनलाइट इज द नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन में जो हम फिल्टर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है दैट इज द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर। तो फिल्ट्रेशन में ये फिल्टर हम यूज करते हैं जिसकी थिकनेस कितनी होती है 0.22 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे भी कि मोस्ट कॉमनली जो फिल्टर यूज होता है दैट इज द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर और उसकी थिकनेस होती है 0.22 माइक्रोमीटर। फिर जो फिल्ट्रेशन है वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है, जैसे कि जो हैपा फिल्टर होते हैं ओटी के अंदर एयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हैपा फिल्टर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो जो हैपा फिल्टर होते हैं, हैपा की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो ये एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ओटी के अंदर जो हैपा फिल्टर लगे होते हैं तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और एयर को प्यूरिफाई करते हैं ओटी के अंदर। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए हैपा फिल्टर कहाँ होता है, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। हैपा फिल्टर, हैपा की फुल फॉर्म क्या होती है और हैपा फिल्टर कहाँ यूज होते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है, अगर उनको फिल्टर करना है तो वहां पे भी फिल्ट्रेशन यूज होती है। सीरम मीडिया को अगर फिल्टर करना है या वाटर को फिल्टर करके हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन है, इसमें नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर यूज होता है। हैपा फिल्टर ओटी में यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स को फिल्टर करते हैं, सीरम मीडिया को फिल्टर करते हैं और वाटर को फिल्टर करके हम उसको प्यूरिफाई करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर हमारा आता है, हमने सनलाइट कर लिया, फिल्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद हमारा आता है रेडिएशन। तो जो रेडिएशन होती है वो दो तरह की रेडिएशन होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसमें हमारी कौन कौन सी होती है, एक्सरे, गामा रे एंड द कॉस्मिक रे। ये हमारी आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है। क्या करती है ये, दे ब्रेक द डीएनए विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर। डीएनए को ब्रेक कर देती है लेकिन टेम्परेचर को राइज नहीं करती। तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन से जो स्टेरिलाइजेशन हम कर रहे हैं इसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है या फिर कौन सी रेडिएशन है वो यूज होती है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में। जैसे एक बार पूछा हुआ है कि जो गामा रेज होती है वो कहाँ पे यूज होती है, तो दे आर यूज्ड इन द कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जैसे गामा रे, एक्सरे और कॉस्मिक रे हैं, इनको हम क्या करते होते हैं, कहाँ पे यूज होती है, दे आर यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक आइटम्स। जितने भी हमारे प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम जो है गामा रेज का यूज करते होते हैं। जैसे कि हमारे डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स हैं, रबड़ आइटम्स हैं, इन्फ्यूजन सेट्स हैं, हमारे कैथेटर्स हैं, हमारे शूचर्स हैं, हमारे ग्राफ्ट्स हैं। तो इन सब को स्टेरिलाइज करने के लिए किसका यूज होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज होता है, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे। तो मोस्ट कॉमनली गामा रे यूज होती है अगर प्लास्टिक आइटम्स को हमने स्टेरिलाइज करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गामा रेज है जो उनका यूज कहाँ पे होता है, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द प्लास्टिक आइटम्स। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद हमारा आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हमारी होती है वो होती है इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इंफ्रारेड और जो अल्ट्रावायलेट है वो किस में आती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है। इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज 250 टू 350 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है फॉर 30 मिनट्स में इनका इफेक्ट आ जाता है स्टेरिलाइजेशन में। कहाँ पे यूज होती है, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है दे आर यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ क्लीन सरफेस इन ओटी। ओटी में जो क्लीन सरफेस है उसको अगर हमें प्रॉपरली स्टेरिलाइज करना है तो वहां पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो यूज कर सकते हैं। या फिर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को हमने प्यूरिफाई करना है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं तो वहां पे भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा हीट। तो हीट में हमने पढ़ा था कि दो तरह से जो है हम यूज करते हैं मेथड स्टेरिलाइजेशन का, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राई हीट के बारे में।
तो जो ड्राई हीट होती है उसका एक्शन कैसे होता है, कैसे काम करती है, तो इसका है याद करने का तरीका है कॉड, CODE। सी मतलब चेयरिंग यानी कि ब्रेकिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हीट क्या करती है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको चेयरिंग कर देती है, यानी कि उसका ब्रेक डाउन कर देती है। ओ मीन्स ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो डीएनए होता है उसको ऑक्सीडेटिवली डैमेज कर देती है, डीएनए को और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रोटीन को डैमेज कर देती है। उसके बाद है डी मीन्स डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देती है, हीट की वजह से प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। और क्या करती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको एलिवेट कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं। तो याद रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कैसे ये एक्शन करती है। तो कॉड चेयरिंग यानी कि ब्रेकिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, ओ मीन्स ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी कि डीएनए को डैमेज करती है, डीनेचर करती है प्रोटीन को और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को एलिवेट कर देती है ड्राई हीट। उसके बाद हमारा आता है मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है रेड हीट। रेड हीट में क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होती है उनको हम फ्लेम के ऊपर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि इनोकुलेटिंग वायर्स हैं, हमारी नीडल्स हैं, फोर्सेप्स हैं, तो उनको फ्लेम के ऊपर रखेंगे जब तक कि वो हॉट रेड नहीं हो जाती, रेड कलर की नहीं हो जाती हीट से, तब तक उनको हम गर्म करेंगे, तो उसको बोलेंगे रेड हीट मेथड। तो इसमें याद रखना है आपने, इनोकुलेटिंग वायर्स, नीडल्स और फोर्सेप जो होती है वो रेड हीट से स्टेरिलाइज करते हैं। फ्लेमिंग का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, होल्ड करके नहीं रखते फ्लेमिंग के अंदर, इसमें हम पास करते हैं, फ्लेम के ऊपर से ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए। तो इसमें हम कौन कौन सी आते हैं, कल्चर ट्यूब्स आती हैं और जो ग्लास स्लाइड्स होती हैं हमारी, उनको हम स्टेरिलाइज करते हैं बाय द फ्लेमिंग। ऐसे करके फ्लेम के ऊपर से सिर्फ पास करते हैं आर्टिकल्स को। उसके बाद आता है इंसिनेटर। इंसिनेटर इज द एक्सीलेंट मेथड फॉर रैपिडली डिस्ट्रॉइंग द मटेरियल। अगर कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है, पैथोलॉजिकल मटेरियल है, तो उसको अगर हमें एकदम से डिस्ट्रॉय करना है तो इंसिनेटर इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, जैसे कि हमारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो येलो बैग के अंदर जो वेस्ट होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है हमारा येलो बैग के अंदर। तो जो येलो बैग के अंदर इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, जितना भी मटेरियल होता है उसको इंसिनेटर में डाल देते हैं। ठीक है, तो उसको इंसिनेटर में डाल के हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इंसिनेटर में हम क्या करते होते हैं, सॉइल्ड ड्रेसिंग, कोई बेडिंग है जैसे कि HIV पेशेंट की बेडिंग होती है, और कोई पैथोलॉजिकल मटेरियल है या कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय द इंसिनेटर। ठीक है, दिस इज द एक्सीलेंट मेथड फॉर रैपिडली डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्शियस मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। काम कैसे करता है, जो इंसिनेटर है वो हाई टेम्परेचर और ड्राई ऑक्सीडेशन मेथड पे काम करता है, और इंसिनेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज 1400 टू 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद हमारा ड्राई हीट के अंदर आता है हॉट एयर ओवन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉट एयर ओवन है वो कौन से मेथड पे काम करता है, तो ये ड्राई हीट मेथड पे काम करता है हॉट एयर ओवन। टेम्परेचर पूछते हैं बहुत बार कि टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर होता है 1 आवर के लिए, 160 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं। हॉट एयर ओवन के अंदर क्या हम स्टेरिलाइज करते हैं, तो ग्लास प्रोडक्ट्स, ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो ग्लास प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज होता है दैट इज द हॉट एयर ओवन। ग्लास प्रोडक्ट्स में जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स हैं, फ्लास्क है, बॉटल्स हैं, कॉटन स्वैब्स हैं, या फिर हमारी जो सीजर्स होती हैं उनको भी हम क्या करते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर रख देते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हॉट एयर ओवन। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं टेम्परेचर के ऊपर किस मेथड पे यूज करते, किस मेथड पे ये वर्क करता है, और कौन से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से आर्टिकल हैं हम स्टेरिलाइज करते हैं बाय द हॉट एयर ओवन मेथड। तो जितने भी ग्लास प्रोडक्ट्स अगर आ जाता है तो मोस्ट कॉमनली जो ग्लास प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हम हॉट एयर ओवन के अंदर स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ ड्राई हीट, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनेटर एंड हॉट एयर ओवन इसके अंदर आता है। फिर आता है कि मोइस्ट हीट कहाँ कहाँ यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन में। तो मोइस्ट हीट के अंदर हमने 3 तरह से पढ़ा था, इसको डिवाइड किया था टेम्परेचर बेसिस पे, कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस,
एंड टेम्परेचर अबो द 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे यूज होता है? फॉर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। अगर मिल्क को हमने पास्चुराइज करना है तो वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर यूज होता है। और दो मेथड होते हैं, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। होल्डर मेथड क्या होता है? जो मिल्क होता है उसको 63 डिग्री सेल्सियस पर हम एकदम से गर्म करके 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसको 30 मिनट के लिए रखा जाता है, दैट इज द होल्डर मेथड। फिर आता है फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड में हम क्या करते हैं? 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं 20 मिनट्स के लिए। 20 डिग्री यहाँ पे आएगा 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, 20 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे और उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं, कितना पे? 13 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फ्लैश मेथड क्या होता है? 72 डिग्री सेल्सियस पर जो मिल्क होता है उसको गर्म करते हैं, 20 सेकेंड तक उसको एक उस टेम्परेचर पर रखेंगे और फिर 13 डिग्री सेल्सियस तक उसको एकदम से कूल कर देते हैं। ठीक है, तो ये मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में आता है। यहाँ पे टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री यूज हो रहा है। और कहाँ यूज करते हैं बिलो 100 डिग्री? वैक्सीन बाथ जो होते हैं, जैसे कि जो सीरम होते हैं और जो वैक्सीन होती है, अगर उनको डिसइंफेक्ट करना है तो वहां पे भी जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस यूज होता है फॉर 1 आवर। तो वैक्सीन बाथ्स में हम सीरम और वैक्सीन को डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंस्पीसेशन। इंस्पीसेशन को हम फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। फ्रैक्शंस में स्टेरिलाइज करते हैं, एक साथ स्टेरिलाइज नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, जो आर्टिकल्स हैं उनको 3 सक्सेसिव डेज पे हीट करते हैं, मतलब 3 दिन तक उनको बार बार हीट किया जाता है, 3 दिन तक लगातार 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, जैसे आज गर्म कर लिया 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए, फिर कल किया इतने ही टेम्परेचर पे, फिर परसों किया। ठीक है, तो 3 सक्सेसिव डेज पे हम हीट कर रहे हैं आर्टिकल्स को, तो वो हमारा आता है इंस्पीसेशन में। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेते हैं फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, या फिर इंस्पीसेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन होती है, फ्रैक्शंस में हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं आर्टिकल्स को। एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे यूज करेंगे? अगर एग बेस्ड मीडिया को स्टेरिलाइज करना है या फिर सीरम मीडिया है उनको स्टेरिलाइज करना है, तो वहां पे हम फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन का यूज करते हैं, उनको सक्सेसिवली स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में आपको याद रखना है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, वैक्सीन को डिसइंफेक्ट करना है सीरम्स को वैक्सीन बाक्स के अंदर, और इंस्पीसेशन यानी कि फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें 100 डिग्री पे आपको पता ही है क्या होता है, 100 डिग्री पे बॉइलिंग होती है, 15 मिनट्स तक हम बॉयल करते होते हैं। लेकिन क्या होता है, बॉइलिंग से मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं, लेकिन उनके जो स्पोर्स होते हैं वो बॉइलिंग से किल नहीं होते, स्पोर्स फिर भी रह जाते हैं। फिर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीमिंग होती है। तो स्टीमिंग में क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, कितने टाइम के लिए? 19 मिनट्स के लिए। बॉइलिंग में हम कितना रख रहे थे? 15 मिनट्स के लिए। तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द 90 मिनट्स। यहाँ पे भी स्टीमिंग में भी क्या होगा, जो स्पोर्स है वो किल नहीं होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी वेजिटेटिव फॉर्म भी कुछ खत्म हो जाती है, लेकिन उनके जो स्पोर होते हैं वो पूरी तरह से किल नहीं होते। फिर आता है टेम्परेचर एट 100 डिग्री में टिंडलाइजेशन। तो इसको इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टिंडलाइजेशन। इसमें इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन यानी कि 3 डेज तक 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम करते हैं, जैसे आज स्टीम किया, फिर कल किया, फिर परसों 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको बोलेंगे टिंडलाइजेशन, यानी कि इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और प्लस स्पोर दोनों के दोनों किल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर जो वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर जो दोनों किल हो जाते हैं, तो टिंडलाइजेशन। इसको इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो आपने याद रखना है। और ये आपने याद रखना है कि स्टीमिंग और बॉइलिंग से जो स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होते हैं। फिर आता है टेम्परेचर अबो 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अबो 100 डिग्री सेल्सियस का आपको पता ही होगा कहाँ पे होता है, ऑटोक्लेव में होता है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ऑटोक्लेव का बहुत बार पूछा गया है। ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, तो 20 मिनट्स होता है 121 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स होता है फॉर रैप्ड अनरैप्ड मटेरियल। अनरैप्ड मटेरियल है तो 20 मिनट्स आएगा, और रैप करके रख रहे हैं ऑटोक्लेव में तो वहां पे हम कितना होता है टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं अगर रैप्ड आइटम है तो वहां पे टाइम ज्यादा होगा ऑटोक्लेव के अंदर 30 मिनट्स का, और अनरैप करके अगर ऐसे ही रख रहे हैं, वैसे ऐसे तो रखते भी नहीं है हम ऑटोक्लेव में, ठीक है, तो 20 मिनट्स। जो प्रेशर होता है वो 15 PSI होता है। तो ऑटोक्लेव में हम क्या क्या वो करते हैं, यहाँ पे कल्चर मीडिया अगर स्टेरलाइज कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जितना भी हॉस्पिटल का हमारा ड्रेसिंग मटेरियल होता है वो सारा हम ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरलाइज करते हैं। जितना हमारा लीलन मटेरियल होता है, हमारा गाउन है, ड्रॉ शीट्स हैं, हमारे जितनी भी बेड शीट्स हैं, तो वो सारी की सारी ऑटोक्लेव के अंदर हम स्टेरलाइज करते हैं। जितने भी रबड़ आइटम्स हैं वो भी सारे के सारे ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरलाइज हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो रबड़ आइटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार उनकी शेप खराब हो जाती है ऑटोक्लेव में, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। जैसे कि एम्बू बैग है, तो एम्बू बैग हम पहले स्टेरलाइज करते थे ऑटोक्लेव के अंदर, लेकिन उसकी शेप जो होती है वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं, रबड़ आइटम्स को हम कम ही रखते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। उसके बाद है, आपने ये याद रखना है यहाँ पे कि हम एफिकेसी कैसे चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि जो ऑटोक्लेव है, जो हमारी स्टेरिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे स्पोर यूज करते हैं, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के जो स्पोर होते हैं वो ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं। अगर वो किल हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारा जो ऑटोक्लेव है वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन कर रहा है। फिर आता है ब्राउन्स ट्यूब। जो ब्राउन्स ट्यूब होती है इसमें केमिकल होता है जो हम रखते होते हैं ऑटोक्लेव के अंदर, और उसका क्या चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। जो ब्राउन्स ट्यूब के अंदर केमिकल होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है अगर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो रही है ऑटोक्लेव के अंदर, तो इसका मतलब स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर है। तो ब्राउन्स ट्यूब के अंदर जो केमिकल है दैट बिकम ग्रीन। इसके अलावा ऑटोक्लेव टेप्स यूज करते होते हैं हम। इस तरह की टेप्स होती हैं व्हाइट कलर की, जब ऑटोक्लेव हो जाता है मटेरियल तो वो टेप ऐसी हो जाती है। तो ऑटोक्लेव टेप्स है वो यूज की जाती है एफिकेसी चेक करने के लिए कि जो ऑटोक्लेव है वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एफिकेसी देखनी है तो क्या करेंगे, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्पोर यूज करेंगे। कई बार जियो बैसिलस लिखा होता है, जियो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। ब्राउन ट्यूब यूज करेंगे, ग्रीन कलर की हो जाती है। ऑटोक्लेव टेप्स यूज करेंगे। इसी तरह से हॉट एयर ओवन के अंदर आपने याद रखना है, यहाँ पे जो स्पोर यूज करते हैं वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ऑटोक्लेव में जियो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्पोर यूज करते हैं, जबकि हम हॉट एयर ओवन के अंदर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर यूज करते हैं। यहाँ पे भी ब्राउन ट्यूब यूज की जाती है हॉट एयर ओवन में भी, अगर एफिकेसी टेस्ट हमने करना है कि हमारा हॉट एयर ओवन और हमारा जो ऑटोक्लेव है वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और है, अगर पूछे कोई बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन तो ऑटोक्लेव इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बेस्ट मेथड जो स्टेरिलाइजेशन का होता है वो कौन सा है, तो ऑटोक्लेव है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। हॉस्पिटल्स में ऑटोक्लेव्स ही होते हैं हमारे पास स्टेरिलाइजेशन के लिए मेनली, जिससे जितना भी मटेरियल होता है हॉस्पिटल का, ड्रेसिंग मटेरियल है, लीलन मटेरियल है, हॉस्पिटल का इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे हम स्टेरिलाइज करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। उसके बाद हमारा आता है केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जो केमिकल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का, इसको हम डिसइंफेक्शन भी बोलते हैं, डिसइंफेक्शन। अभी तक जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं वो स्टेरिलाइजेशन के मेथड हमने डिस्कस किए हैं। तो जो केमिकल मेथड हम यूज करते हैं वो डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो डिसइंफेक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन, एक होता है कॉन्क्यूरेंट डिसइंफेक्शन, एक हमारा होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन।
कई बार पूछ लेते हैं कॉन्क्यूरेंट क्या होता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन का मतलब है कि प्रोफिलैक्टिकली डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं डिसइंफेक्शन का, दैट इज प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन। जैसे कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो हम ये मेथड यूज कर रहे हैं मिल्क को डिसइंफेक्ट करने के लिए, या फिर जो हमारा वाटर है उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो वो हमारा आता है प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन में, टू प्रिवेंट द डिजीज। फिर आता है हमारा कॉन्क्यूरेंट डिसइंफेक्शन। कॉन्क्यूरेंट डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई पेशेंट है, वो हमारे पास एडमिट है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेली उसके जो आर्टिकल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, डेली उनको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्क्यूरेंट डिसइंफेक्शन। डेली जो सरफेस है उसको प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट। इसके बाद टर्मिनल में क्या होता है, पेशेंट है वो हमारा या तो ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरी यूनिट के अंदर, या फिर पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो गया है, या फिर पेशेंट है उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितना भी उसका सरफेस है वहां पे, उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, कॉन्क्यूरेंट यानी कि पेशेंट को के साथ साथ उसके आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करना, और इसमें आफ्टर डिस्चार्जिंग ट्रांसफर द पेशेंट, डिस्चार्ज द पेशेंट, और आफ्टर डेथ ऑफ द पेशेंट उसके सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो बेड है पेशेंट का, जो इक्विपमेंट्स हैं, सबको हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज द टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा डिसइंफेक्शन की टाइप कौन कौन सी होती है। जो केमिकल मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, यानी कि जो डिसइंफेक्शन के मेथड है, अल्कोहल यूज होता है हमारा, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम यूज करते हैं। जो इथाइल अल्कोहल होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है हमारा 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज यूज्ड एज ए हैंड रब। जो हैंड सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं वो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, अल्कोहल के बाद हम एल्डिहाइड यूज करते हैं। एल्डिहाइड्स में यूज होता है मोस्ट कॉमनली फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कहाँ कहाँ होता है, जितने भी हमारे एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस होते हैं, जो एनाटॉमी की लैब होती है हमारी, वहां पे जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। लेकिन जो फॉर्मेलिन है, रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि जो फॉर्मेलिन है वो टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक है, इरिटेंट है। तो आजकल इस पे क्या हो गया है, जो फॉर्मेलिन है इस पे बैन हो गया है, अब ये सप्लाई में नहीं आता। आजकल ओटी की जो फ्यूमिगेशन है वो फॉर्मेलिन से नहीं की जाती है। ठीक है। तो ये अब बैन हो चुका है। उसके बाद है, कोई भी टॉक्सिन से टॉक्सोइड हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे भी फॉर्मेलिन का यूज होता है। ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, फ्यूमिगेशन में यूज होता है और प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज होता है। एनाटॉमिकल स्पेसिमेन को अगर प्रिजर्व करना है तो वहां पे भी क्या होता है, फॉर्मेलिन का यूज होता है। फिर आता है ग्लूटाल्डिहाइड। जो ग्लूटाल्डिहाइड होता है उसका यूज किया जाता है फॉर स्टेरिलाइज द एंडोस्कोप एंड द सिस्टोस्कोप। हमारे जो भी एंडोस्कोप हैं ओटी के अंदर, सिस्टोस्कोप है, हमारा ब्रोंकोस्कोप है, इन सब को स्टेरिलाइज करने के लिए ग्लूटाल्डिहाइड यूज होता है। और वो किस फॉर्म में आता है, 2% साइडेक्स के नाम से आता है। और 20 मिनट्स के लिए जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है इसका 20 मिनट्स का होता है फॉर स्टेरिलाइजेशन। लेकिन जो ग्लूटाल्डिहाइड आता है, 2% साइडेक्स आता है, उसको पहले एक्टिवेट किया जाता है बाय द एल्कलाइजेशन। तो एक्टिवेट किससे करते होते हैं, एल्कलाइजर कौन सा यूज करते हैं हम, इसमें हम सोडा बाइकार्ब यूज कर सकते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एल्कलाइजर होता है, तो एक्टिवेट करने के लिए ग्लूटाल्डिहाइड को हम सोडा बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। और जो ये एक्टिव होता है, कितने दिन के लिए एक्टिव होता है, 14 डेज तक हम जो है इसको एक्टिव करने के बाद यूज कर सकते हैं फॉर 14 डेज। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है फिनॉल। फिनॉल किस फॉर्म में आता है हमारे पास, क्रिजोल, लाइजोल जो फ्लोर क्लीनर होता है वो आता है। कार्बोलिक एसिड की फॉर्म में आता है, जो हमारे पास ओटी में कार्बोलाइजेशन के लिए यूज होता है, कार्बोलिक एसिड। ये सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट हमने पढ़ा था जो नॉन लिविंग के ऊपर
यूज होते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए लिविंग के ऊपर यूज करते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं। तो एंटीसेप्टिक में क्लोरहेक्सिडिन आता है, ये माउथ वॉश आता है क्लोरहेक्सिडिन का, तो ये एंटीसेप्टिक है। क्लोरोक्सिलिनोन आता है, ये जो होता है ये डिटॉल का इंग्रेडिएंट होता है, और ये जो है वो सेवलॉन का इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो ये हमारे एंटीसेप्टिक है और ये हमारे डिसइंफेक्टेंट आते हैं जो फिनोल के इंग्रेडिएंट है। उसके बाद हेलोजन आता है, हेलोजन में कौन सा यूज करते हैं हम, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन कहाँ पे यूज होती है, बीटाडीन में। बीटाडीन को हम क्या बोलते हैं, पॉविडीन आयोडीन भी बोलते हैं, या फिर टिंचर आयोडीन आती है जो 2%, वो भी हेलोजन है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का आपको पता ही है कहाँ यूज होती है, फॉर डिसइंफेक्ट द वाटर सप्लाई एंड स्विमिंग पूल्स। जो वाटर सप्लाई में आता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, या फिर जो स्विमिंग पूल्स होते हैं वहां भी क्लोरीन का यूज किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जब स्विमिंग पूल्स में नहाते हैं तो जो आंखें होती है वो रेड कलर की होती है और बर्निंग होती है आंखों में, क्लोरीन की वजह से। उसके बाद है जो क्लोरीन का कहाँ यूज होता है, सोडियम जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसमें भी क्लोरीन होती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ये क्या है, डिसइंफेक्टेंट होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर मॉपिंग में और सरफेस क्लीनिंग के लिए। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है ये क्या करता है, जितना भी मटेरियल होता है HIV पेशेंट का, हेपेटाइटिस बी है पेशेंट को, हेपेटाइटिस सी है, ये पेशेंट है, इनका जितना भी इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि HIV पेशेंट का जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको कैसे डिसइंफेक्ट करोगे, तो बाय द सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर एंडोस्कोप और जो सिस्टोस्कोप है आपने HIV पेशेंट के ऊपर यूज किया है तो उसको आप सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, उसको आप ग्लूटाल्डिहाइड से ही डिसइंफेक्ट करोगे अगर आपने वो HIV पेशेंट के ऊपर भी यूज किया है। ठीक है, तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है यहाँ पे कि अगर HIV पेशेंट का एंडोस्कोप है या सिस्टोस्कोप है तो वो 2% ग्लूटाल्डिहाइड से ही डिसइंफेक्ट होगा। ठीक है, बाकी जितना भी मटेरियल है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ हम डिसइंफेक्ट करेंगे। कोविड में भी, जो कोविड-19 आया था उस टाइम पे भी जो डिसइंफेक्टेंट यूज हुआ था वो सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज किया था। तो अगर कोविड-19 के बारे में भी पूछा जाए कि कोविड-19 का इन्फेक्शियस मटेरियल है तो उसको भी सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही डिसइंफेक्ट करेंगे। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर आता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर से हम जो होता है वो सॉल्यूशन बनाते होते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी मोपिंग में यूज होता है। फिर हमारा आता है प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में क्या यूज होता है, इसमें हम एक्टिव एजेंट जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में। कहाँ पे ये बेस्ट मेथड होता है, अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हीट लायबल है तो वहां पे हम प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज होता है दैट इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे आते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ड्रेसिंग मटेरियल में यूज होता है वुंड को क्लीन करने के लिए, कॉन्टैक्ट लेंस को क्लीन करने के लिए यूज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, माउथ केयर में यूज होगा हमारा, सीड्स बाथ में यूज होता है। ठीक है, डाई आती है जेंसन वायलेट डाई आती है, ये भी हमारा स्किन डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो हमने अच्छे से कर लिए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो वो सारा हमने कर लिया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।